हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.4 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, इनको हमें क्या करना है, एक समीकरण बनानी है पहले तो इनसे जो लिखा है यहाँ पर, फिर उन समीकरण को हमें हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक को करके हम समझ लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, पहले क्वेश्चन का पॉइंट ए है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि एक संख्या के 8 गुने में एक संख्या, ये एक संख्या क्या है इसी को मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका हल देखिए आप, माना वह संख्या x है, तो हमने मान ली कि वो संख्या x है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलना है बस हमें। तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि उस संख्या का 8 गुना, ठीक है, एक संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना हमने कर लिया, 8 से गुना करके देखो, वो संख्या x थी, इसमें 8 से गुना किया तो हो गया इस संख्या का 8 गुना। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर देखिए हमने 4 भी जोड़ दिया, इस 8 गुने में हमने 4 भी जोड़ दिया। ठीक है, तो फिर हमें कितना मिलेगा, 60 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये सिर्फ अभी समीकरण बनी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको हल भी करना है। तो हल देखिए कैसे होगा, हमने क्या करा है, देखिए 8x ये तो देखिए ऐसे ही रहा, ठीक है, बराबर में 60 ये भी ऐसे ही रहा, ये 4 यहाँ पर प्लस में है, इसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे ये आ जाएगा देखिए माइनस में। ठीक है, ये आगे माइनस में। इसके बाद क्या करना है, 8x तो देखिए ऐसे रहा, 60 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 56। ठीक है, फिर हमें निकालना है x, तो x ऐसे रहा, बराबर में 56 भी ऐसे ही रहा, 8 यहाँ पर गुणा में था, इसको जब आप राइट साइड में लेके आओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 8 से इस 56 को भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, तो x का मान कितना निकल गया, 7। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, वो संख्या क्या थी, ये थी 7 वह संख्या थी जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। अब देखिए इसका बी पार्ट। दोस्तों अब देखिए पॉइंट बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। देखिए एक संख्या का, फिर से वही एक संख्या कौन सी है वो उसको मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हल देखिए इसका, माना वह संख्या x है। ठीक है, x हो गया, तब प्रश्नानुसार आपको काम करना है। प्रश्नानुसार क्या करना है, एक संख्या यानी कि x का 1/5 मतलब इससे इसमें गुणा करनी है, 1/5 में x की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा x का 1/5। ठीक है, ये कहा गया क्वेश्चन में। उसके बाद घटा 4 यानी कि -4 घटा दिया इसमें से 4, तो कितना देता है, कितना परिणाम आएगा, बराबर 3। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए समीकरण बनी है आपकी। ठीक है, जैसा कहा गया क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, तो हो जाएगा ये x/5 -4 ऐसे रहा, बराबर में 3 भी आपका ऐसे ही रहा। इसके बाद हमें क्या करना है, x/5 तो देखिए ऐसे ही रहा, बराबर में 3 भी ऐसे ही रहा, 4 यहाँ पर माइनस में, इसको राइट साइड में आप लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस में। फिर देखिए x/5 फिर से ऐसे रहा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 7। ठीक, फिर देखिए हमें निकालना है x, तो अब इस बार हमने क्या किया, x को ऐसे लिखा रहने दिया, 5 यहाँ पर भाग में था, इसको जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 7 के साथ क्या में आ जाएगा, गुणा में। ये देखिए 7 के साथ ये आ गया गुणा में। इसके बाद हमें क्या करना है, x ऐसे रहा, 7 की और 5 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा x का मान 35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से समीकरण भी बना दिया हमने और समीकरण को हल भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए पॉइंट सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। देखिए इस क्वेश्चन में फिर क्या कहा गया है, यदि मैं किसी संख्या का, किसी संख्या, वह संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले वह संख्या माननी है। तो इसका हल देखिए, माना वह संख्या x है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार समझिए बस, जो जो कहा था वही हमें करना है। कहा था कि किसी संख्या का 3/4 लेकर, यानी कि हमें 3/4 लेना है इस संख्या का जो हमने माना है अभी, तो x का 3/4 ले लिया। देखिए हमने 3/4 से x में गुणा कर दी, तो ये हो गया x का 3/4। ठीक, उसके बाद किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें कितना जोड़ दूँ, 3, इसमें 3 जोड़ना है। ये देखिए इसमें 3 जोड़ भी दिया, 3 प्लस कर दिया, तो मुझे 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 21। तो देखिए बराबर में कितना आ रखा है यहाँ पे, 21। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अभी हमने पहले समीकरण बनाई है, सिर्फ ये जैसे जैसे प्रश्न में लिखा गया था उसी के अनुसार हमने बिल्कुल समीकरण बना दिए। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए अब हल कैसे होगा, 3/4x तो देखिए ऐसे रहा, बराबर में 21 भी ऐसे रहा, ये 3 यहाँ पर प्लस का है, इसको राइट साइड में लेके आओगे तो हो गया देखिए माइनस का, फिर से 3/4 ऐसे रहा,
और x साथ में ऐसे ही रहा। ये 21 माइनस 3, जब हम 21 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 18। ठीक है, ये यहाँ पे 18 बच गया आपका। उसके बाद x तो देखिए ऐसे रहा, बराबर में 18 भी ऐसे ही रहा। यहाँ पर 4 नीचे भाग में है, राइट साइड में लेके आओगे तो देखिए गुणा में हो गया। 3 ऊपर x के साथ गुणा में, इसको राइट साइड में लेके आओगे तो देखिए भाग में हो गया। तो यानी कि जो 3/4 था पहले, ये देखिए वो राइट साइड में आकर के 4/3 बन गया, उल्टा हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप क्या करोगे, आपको इस 3 से इस 18 को भाग करना है। 3 छंग 18, देखिए 6 आ गया। ठीक है, तो x तो ऐसे ही रहा देखिए, और यहाँ पर बच गया 6 और ये 4, ये 2 चीज़ यहाँ पे बच गई। x ऐसे रहा, 6 के और 4 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24। तो ये निकल गया देखिए आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए पॉइंट डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वही है, देखिए जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से किसी संख्या, वह संख्या क्या है, फिर से वही करना है हमें, वह संख्या माननी है हमें सबसे पहले तो देखिए हल, माना वह संख्या x है, बस हमने संख्या मान ली, वह संख्या क्या है x है। तब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है, जो कहा गया है वही काम करना है बस। प्रश्नानुसार कहा गया है कि संख्या के दोगुने में से, संख्या का 2 गुना कर लिया, देखिए मैंने x था, x का 2 गुना कर लिया, 2 से गुणा कर लिया तो हो गया 2x। संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया, देखिए 11 को घटा दिया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ 15, तो बराबर में कितना मिला हमें 15। तो ये तो दोस्तों बनी है अभी केवल समीकरण, अभी हमें इसको हल भी करना है। तो देखिए हल कैसे करेंगे, ये देखिए 2x तो ऐसे ही रहा, बराबर में 15 भी ऐसे रहा, 11 यहाँ पर माइनस का है, जब आप इसको राइट साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, फिर 2x ऐसे ही रहा, 15 और 11 को जब आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 26। फिर हमें तो निकालना है x, तो x ऐसे रहा, 26 भी ऐसे रहा बराबर में, लेकिन जो x के साथ 2 था ये गुणा में था x के साथ, जब आप इसको राइट साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको भाग कर देना है इस 26 को इस 2 से। 2 से जब हम 26 को भाग करेंगे तो आएगा 13। तो दोस्तों x का मान कितना निकल जाएगा 13, और ये समीकरण आपकी हो गई हल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखिए पॉइंट ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को। अब अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को ही हम मान लेंगे। ठीक, तो इसका हल देखिए, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। ठीक है, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी हो गई x। तब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार करना है बस काम। उसने क्या किया, मुन्ना ने 50 में से घटाया किसको, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को, यानी कि x का 3 गुना। ठीक है, x के 3 गुने को, x क्या था अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, तो उसके 3 गुणे को घटाया किस में से 50 में से, तो परिणाम उसको कितना मिला 8। ठीक है दोस्तों, तो बन गई समीकरण। सबसे मेन काम यही है हमारा सबसे पहला समीकरण बनाने का। तो समीकरण देखिए बन गई, ये देखिए समीकरण आ गई आपके सामने इस तरीके से, 50 में से घटाया किसको, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या यानी कि x के तिगुने को, तो बचा 8 परिणाम प्राप्त हुआ। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, -3x तो देखिए ऐसे ही रहा, बराबर में 8 भी ऐसे रहा, 50 यहाँ पर प्लस का है, इसको राइट साइड में आप लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस का। फिर -3x तो ऐसे ही रहा, देखिए इधर 50 में से आप 8 घटाओगे तो माइनस का 42 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, -42 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, x ऐसे ही रहा, माइनस का 42 भी ऐसे ही रहा, 3 यहाँ पर गुणा में है, राइट साइड में लेके आएंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस का आपका डिवाइड में। ठीक है, माइनस का 3 उतर जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करना है इस 42 को। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से जब हम 42 को भाग करेंगे तो आएगा आंसर कितना 14। तो इस तरीके से x का मान कितना निकल गया 14। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ही। दोस्तों अब देखिए f पॉइंट, इबेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। देखिए इस क्वेश्चन में इबेनहल एक संख्या सोचती है। ठीक है, वह संख्या क्या है हमें भी नहीं पता, तो हम उसको मान लेंगे। ठीक है, हल में देखिए, माना सोची गई संख्या x है, मान लिया कि इबेनहल ने जो संख्या सोची है वह क्या है x है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कहा गया है, वह इसमें 19 जोड़कर, वह क्या करती है उस सोची गई संख्या यानी कि x में 19 जोड़कर उसको किससे भाग कर देती है, पूरा
5 से भाग कर देती है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसे कितना प्राप्त होता है, बराबर 8 ही देखिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ हमने ऐसा ही किया है। क्वेश्चन में कहा गया था जो वह संख्या थी यानी कि x, उसने उसमें 19 जोड़ दिया और फिर इस पूरे को 5 से भाग कर दिया, ये आप देख सकते हैं, और उसे क्या प्राप्त हुआ फिर 8। ठीक है, ये बन गई समीकरण। अब बस इस समीकरण को हमें हल करना है। हल करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। हमें क्या करना है, x + 19 ये तो देखिए ऐसे रहा, ठीक है, बराबर में जो 8 था वो भी देखिए ऐसे रहा, 5 यहाँ पर भाग में है, राइट साइड में इसको लेके जाएंगे तो देखिए गुणा में आ गया। ठीक है, फिर x + 19 फिर से ऐसे रहा, यहाँ पर 8 और 5 की गुणा होगी तो हो जाएगा 8 पंजे 40 देखिए। फिर हमने क्या किया, हमें तो निकालना है x, तो हमने x लिख दिया ऐसे ही, बराबर में 40 भी ऐसे रहा, 19 यहाँ पर प्लस में x के पास, इसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब x देखिए ऐसे रहा, 40 में से 19 घटा दिया तो बच गया 21, तो वह सोची गई संख्या क्या थी, 21। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए पॉइंट जी, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है, यानी कि परिणाम 11/2 प्राप्त होता है, कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अनवर एक संख्या सोचता है, ठीक है, तो हमें यही संख्या निकालनी है, तो हम इसी को मान लेंगे। तो हल में देखिए, माना सोची गई संख्या कितनी हो गई, वो x है। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार हमें चलना है। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, ये देखिए, अनवर क्या करता है, सोची गई संख्या यानी कि जो हमने x मानी है, सोची गई संख्या के 5/2 में से, यानी कि इसमें 5/2 कर लिया, यानी कि 5/2 से गुणा कर ली इसमें x में, तो इसमें से हमें क्या करना है, सोची गई संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देने पर, यानी कि हमने इसमें से 7 घटा दिया, तो हमें कितना परिणाम मिलता है, 11/2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तो बनी है सिर्फ समीकरण। अब हमें इसको हल करना है, तो देखिए हल कैसे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 5/2 x तो देखिए ऐसे रहा, बराबर में 11/2 भी ऐसे रहा, यहाँ पर 7 माइनस का है, इसको जब राइट साइड में आप लेके जाओगे तो हो जाएगा ये प्लस का। फिर देखिए 5/2 x फिर से ऐसे ही रहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड में यहाँ पर इसके नीचे हम 1 बना सकते हैं, फिर इनकी गुणा कर लेंगे नीचे, 2 की गुणा 1 में है ना, 2 एकम 2 नीचे आ गया 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 की 1 में करेंगे तो 11 एकम 11, 7 की 2 में करेंगे 7 दूनी 14, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिए, ये आपको पता होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 5/2 x ऐसे ही रहा, इधर 11 और 14 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, नीचे रहा आपका 2 ऐसे ही। ठीक है, अब हमें तो देखिए x निकालना है, तो देखिए x तो ऐसे रहा, राइट साइड में 25/2 भी ऐसे ही रहा, ये 5/2 जो यहाँ पर x के साथ गुणा में है, जब हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ऐसा हमने पहले भी किया था क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से देखिए 2 कट रहा है पूरा, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये 25 भी कट गया, तो यहाँ पर केवल 5 ही बचा है सिर्फ, नीचे तो 1 है, 1 को हम छोड़ सकते हैं नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 5, तो वह सोची गई संख्या कितनी थी, 5, यही हमें निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए, हमें हल करना है। ये देखिए इसका पॉइंट ए है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है 87। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो जो पूछा गया है उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक को हम मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हल, माना न्यूनतम अंक x है, हमने मान लिया, जो हमें निकालना है उसी को हम मान लेंगे। तो हमें निकालना था न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक को ही हमने मान लिया x। ठीक, तब प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न के अनुसार कहा गया है वही हमें करना है। प्रश्न के अनुसार कहा गया था कि जो न्यूनतम अंक है यानी कि x, उसका दुगना जमा 7 कितने अंक के बराबर होगा, अधिकतम अंक के बराबर। अधिकतम अंक क्या है, 87। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया था कि जो न्यूनतम अंक है उसका दुगना जमा 7 करेंगे तो कितना आएगा, बराबर अधिकतम अंक के। अधिकतम अंक क्या था, 87 था। तो इस तरीके से तो हमारी ये समीकरण बन के आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है समीकरण को। तो हल करना मैंने आपको बताया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2x बचा हुआ था इसको ऐसे लिख लेंगे हम। देखिए
बराबर में 87 भी ऐसे रहा, ये 7 यहाँ पर प्लस में, इसको राइट साइड में लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए 2x ऐसे रहा, 87 में से 7 घटा दिया तो बच गया 80 यहाँ पर। फिर हमें तो x निकालना है, x ऐसे ही रहा, बराबर में 80 भी ऐसे रहा। x के साथ में जो 2 गुणा में था इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। फिर हम क्या करेंगे, इस 80 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 40, तो x का मान कितना निकल गया 40। तो हम कह सकते हैं अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं 40। तो कम से कम जो अंक प्राप्त किए गए थे वो कितने हैं 40, यही पूछा गया था कि न्यूनतम अंक क्या है, हमने आंसर निकाल दिया 40। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अब देखिए पॉइंट बी है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, उसमें जो आधार के कोण हैं बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्ष कोण है उसमें 40 डिग्री। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम ही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो पूछा गया है वो ध्यान हमें देना है। इसमें पूछा गया है इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो पूछा गया है आधार कोण इसको हम मान लेंगे पहले तो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है, ये देखिए इसका हल। माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण x है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका प्रत्येक आधार कोण क्या है, तो हमने मान लिया कि प्रत्येक आधार कोण x है। और जो शीर्ष कोण है वो दे ही रखा है 40 डिग्री, तो हमने मान लिया शीर्ष कोण है 40 डिग्री जो कि a है। हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है इसके लिए। ये देखिए 2 वे बराबर भुजाएं हैं और ये है आधार कोण जो कि बराबर होते हैं। ये देखिए दोनों x x हमने मान लिया, क्योंकि ये बराबर है तो इसलिए दोनों को x x हमने मान लिया है। और ये है शीर्ष कोण 40 डिग्री, ये हमने ऐसे रफ आकृति बना ली। अब देखिए क्या कहा गया है, हमने क्या किया, तीनों कोणों को जोड़ लिया, कोण A B और C, तो वो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये है त्रिभुज का कोण योग गुण, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। फिर देखिए कोण A की हमने वैल्यू रख दी जो कि है 40 डिग्री, B की हमने वैल्यू रख दी है जो कि है x, C की हमने वैल्यू रख दी है जो कि है x। B और C दोनों बराबर है, x x हमने मान रख दिया। बराबर में रहा आपका 180 डिग्री, ये ऐसे रहा। फिर देखिए हमें क्या करना है, 40 डिग्री ऐसे रहा, x और x जुड़कर हो गए 2x, बराबर में 180 रहा ऐसे ही। फिर देखिए 2x तो ऐसे रहा, बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहा। ये 40 यहाँ पर जो प्लस में, इसको राइट साइड में आप लेके जाओगे तो हो गए देखिए ये माइनस में। ठीक है, फिर से 2x ऐसे रहा, 180 में से 40 घटा देंगे तो आएगा 140। ठीक है, तो 140 डिग्री यहाँ पर बच गया, लेकिन हमें तो निकालना है x, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है x और बराबर में रहा आपका 140 ऐसे ही। x के साथ जो 2 था ये गुणा में था, इसको राइट साइड में आप लेके जाओगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, नीचे भाग में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 से 140 को भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 70। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों 70। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक आधार का जो कोण था यहाँ पर ये x ये कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इसका सी पॉइंट है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। मतलब कि सचिन द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगने हैं, मतलब सचिन ने राहुल से दुगने रन बनाए हैं, ये कह सकते हैं हम। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। मतलब कि उन दोनों ने जो रन बनाए हैं, अगर उन दोनों के रनों को हम जोड़ दें तो वो दोहरे शतक से 2 कम बैठते हैं। मतलब दोहरा शतक का मतलब 200, 200 में से आप 2 कम करो 198, यानी कि दोनों के रनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 198 के बराबर वो बैठेंगे। ठीक है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए ये बताना है, सचिन ने कितने रन बनाए ये बताना है और राहुल ने कितने रन बनाए हैं ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के रन पूछे गए हैं कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए हैं, तो हमें यही मानना पड़ेगा। माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन हैं x। ठीक है, राहुल ने कुल रन कितने बनाए हैं x, इसलिए सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हो जाएंगे 2x, क्योंकि सचिन ने जो रन बनाए थे वो राहुल से दुगने बनाए थे। तो अगर राहुल के रन है x तो सचिन के उससे दुगने होंगे 2x। ठीक, तब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा गया था, अगर हम इन दोनों के रनों को जोड़ देंगे तो वो दोहरे शतक से 2 रन कम के बराबर होंगे।
तो दोहरे शतक से 2 कम रन कितने हो जाते हैं? 198। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था क्वेश्चन में ही, दोहरे शतक से 2 कम हमने कर लिए रन। दोहरे शतक का मतलब होता है 200 और उसमें से 2 कम कर लिए तो हो गए 198। तो दोनों के रन जुड़ करके दोहरे शतक से 2 कम रन बनाते हैं, मतलब कि 198 हो जाते हैं दोनों के रन जोड़ने के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए x और 2x जुड़ करके हो गए 3x, बराबर में 198 ऐसे रहा। फिर हमें क्या करना है, देखिए x तो ऐसे रहा, 198 भी ऐसे रहा, लेकिन 3 जो x के साथ गुणा में था उसको हम राइट साइड पे जब लेके आएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। ये देखिए नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 198 को भाग कर देंगे तो आएगा आंसर 66। x का मान निकल गया 66। अब हमें दोनों के रन देखने हैं कितने कितने हैं। अतः राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन कितने थे? x का मान कितना निकला? 66। तो राहुल ने बनाए 66 रन। ऐसे ही सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन कितने रन थे सचिन के? 2x, यानी 2 तो देखिए ऐसे रहा, x की जगह हमने किससे गुणा कर दी? 66 से। x की जगह 66 हमने रख दिया उसका मान, तो आंसर कितना आता है? 132। यानी कि सचिन ने कितने रन बनाए? 132, जो कि राहुल के रन यानी कि 66 रनों का दुगना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इन्हें भी हमें हल करना है। देखिए पहला पॉइंट इसमें, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने में 7 अधिक कंचे हैं। इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जितने भी कंचे हैं, ठीक है, उनके 5 गुने में 7 अधिक कंचे हैं इरफान के पास। ठीक, इरफान के पास और जो कुल कंचे वो 37 है। परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमें बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। यहाँ पे पूछा है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हल, माना परमीत के पास कुल कंचों की संख्या x है। देखिए हमने परमीत के कंचे मान लिए हैं x। तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो परमीत के पास कंचे हैं यानी कि x, उनका 5 गुना और उसमें 7 जोड़ने पर जो ये पूरा बनेगा, ये किसके कंचे होंगे? इरफान के कंचे, जो कि हैं 37। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया था कि इरफान के पास जो कंचे हैं यानी कि ये जो 37 कंचे हैं वो परमीत के पास यानी कि x कंचे के 5 गुने में 7 जोड़ने पर जो कंचे बनेंगे उसके बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। अब देखिए 5x तो ऐसे ही रहा, 37 बराबर में ऐसे रहा, ये 7 यहाँ पर प्लस में था, इसको राइट साइड हम लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में। फिर 5x ऐसे रहा, 37 में से 7 गया तो बच गया 30। हमें निकालना है x, तो देखिए x तो ऐसे ही रहा, 30 ऐसे रहा, यहाँ पर 5 यहाँ पर x के साथ गुणा में था, इसको राइट साइड में आप लेके आओगे तो आ जाएगा डिवाइड में नीचे भाग में। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 30 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो हम कह सकते हैं परमीत के पास कुल 6 कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है? देखिए दोस्तों, जो पूछा जा रहा है लक्ष्मी की आयु क्या है, इसी को हमें मान लेना है। ठीक है, ये देखिए इसका हल, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है। लक्ष्मी की आयु हमने कितनी मान ली? x वर्ष। तब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो लक्ष्मी की आयु है यानी कि x, उसका 3 गुने में 4 जोड़ने पर किसके बराबर बनती है उसकी आयु? उसके पिता की आयु यानी कि 49 वर्ष। उसके पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी के पिता की आयु है 49 वर्ष, वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने में 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये समीकरण बन के आती है। अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x तो ऐसे रहा, बराबर में 49 भी देखिए ऐसे रहा, 4 यहाँ पर प्लस में है, इसको राइट साइड आप लेके जाओगे तो देखिए माइनस में आ गया। फिर 3x ऐसे रहा, 49 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 45। फिर देखिए x ऐसे रहा, 45 ऐसे रहा, x के साथ 3 गुणा में था, इसको राइट साइड आप लेके आओगे तो आ जाएगा ये भाग में। अब हम क्या करेंगे, इस 45 को 3 से भाग कर देंगे, भाग करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो हम कह सकते हैं अतः लक्ष्मी की आयु है कितनी? 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे,
उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो ये देखिए जो पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, इसी को हम मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हल, ये देखिए माना फलों वाले पेड़ों की संख्या x है, हमने मान लिया कि जो फलों वाले पेड़ों की संख्या वो है x। तब प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि जो बिना फलों वाले पेड़ है जो कि 77 है, बिना फलों वाले पेड़ 77 है, ये जो बिना फलों वाले पेड़ है वो फलों वाले पेड़ यानी कि x के 3 गुने में 2 अधिक अगर हम कर दें तो बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको बस हल करना है। 3x तो देखिए ऐसे रहा, 77 ऐसे रहा, 2 यहाँ पर प्लस में, इसको राइट साइड लेके जाओगे ये हो गया माइनस में। फिर हमने क्या किया, 3x ऐसे रहा, 77 में से 2 घटा दिया तो बच गया यहाँ पर 75। हमें निकालना है x, तो हमने यहाँ पे खाली लिखा है x। 75 ऐसे रहा, 3 यहाँ पर गुणा में x के साथ राइट साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा भाग में। अब हम क्या करेंगे, इस 75 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ पर x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 25। तो हम कह सकते हैं अतः फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। दोस्तों ये एक पहेली है, इसको हमें हल करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये एक संख्या है, क्या संख्या है हमें नहीं मालूम, तो इसको मान लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए हल, माना वह संख्या x है। ठीक, तब पहेली के अनुसार, पहेली में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। कहा गया है कि मुझे 7 बार लो, यानी कि इस संख्या को हम 7 बार ले रहे हैं, मतलब 7 से गुणा करो, कर दिया। फिर कहा है कि फिर इसमें 50 जोड़ो, एक 50 भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अभी भी आपको इसमें 40 जोड़ने हैं ताकि तिहरा शतक पूरा हो जाए, यानी कि 300 पूरे हो जाए। तिहरा शतक मतलब 300, तो उसने कहा अभी भी इसमें 40 जोड़ने, तो हमने 40 भी जोड़ दिया ताकि कितना पूरा हो जाए, 300। देखिए बराबर 300 पूरा हो गया। ठीक है, ये कहा गया था पहेली में। अब हम क्या करेंगे, 7x ऐसे रहा, 50 और 40 जुड़ करके हो गया 90, बराबर 300 आपका ऐसे ही रहा। ठीक, फिर देखिए 7x ऐसे रहा, 300 ऐसे रहा, 90 यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड में लेके जाओगे तो हो गया माइनस में। इसके बाद फिर से 7x ऐसे रहा, 300 में से 90 घटाया तो आ गया 210। हमें निकालना है x, तो x तो देखिए ऐसे रहा, 210 बराबर में ऐसे रहा, 7 जो x के साथ गुणा में है इसको आप नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा ये भाग में। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से इस 210 को भाग करोगे तो आंसर आएगा 30। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अतः वह संख्या 30 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।